इस वक्त हमारे देश में नफरत की ऐसी हवा चल रही है जिसे आगे बढ़ाने के लिए भाजपा और भाजपा के नेता एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। जनता के बुनियादी मुद्दों का जवाब देने में इनके पसीने छूट रहे हैं। अपनी नाकामियों पर जवाब देने में उनकी जबान हलक में अटक जा रही है। पर बार बार औरंगजेब को क्यों याद किया जा रहा है, इस सवाल का जवाब भी धीरे धीरे साफ नजर आ रहा है। लेकिन महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ना तो भाजपाई हैं, ना ही उनका ताल्लुक संघ से है। इनके बावजूद भी वो एक संघ के नए स्वयंसेवक के तौर पर खुद को निखार रहे हैं। ये उनकी मजबूरी है या कुर्सी बचाने के लिए जरूरी? पर इतना साफ हो रहा है कि अगर वो ऐसा नहीं करते तो उनकी कुर्सी भी शायद ना बचे। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। नागपुर के अमन चैन में आग लगाने वाले बजरंग दल और वीएचपी पर ढेरों सवाल उठ रहा है। बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद अपने गैर कानूनी गतिविधियों के लिए जाने जाते हैं। उनके हिंसक प्रदर्शन और उनकी पहचान भी भारत में एक ऐसे उन्मादी संगठन के तौर पर बन चुकी है जो समाज में नफरत फैलाने, हिंसा करने के लिए जाना जाता है। जिस वक्त बजरंग दल ने नागपुर में मुगल बादशाह औरंगजेब आलमगीर का पुतला जलाने के लिए हरी चादर का इस्तेमाल किया, उससे कोई हिंसा नहीं हुई। जब कोई बवाल नहीं हुआ तब बजरंग दल ने पास के मौजूद एक मजार से चादर खींच लिया और इस चादर को जलाया जिस पर कुरान शरीफ की आयतें लिखी हुई थीं। इसके बाद अपने भाईचारे मशहूर नागपुर आग से दहल उठा। मतलब पहले इन लोगों की मंशा जब कामयाब नहीं हुई तब इन लोगों ने मजार की चादर को आग लगाई ताकि बवाल हो सके। लेकिन सबसे शर्मनाक मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उनके नेताओं का बयान देखने को मिल रहा है। अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए इनको औरंगजेब की कब्र के पीछे छुपाने की जरूरत क्यों पड़ रही है? यह बात पूरी दुनिया समझ चुकी है, पर एकनाथ शिंदे को आखिर कौन सी मजबूरी है? एकनाथ शिंदे पहले उद्धव ठाकरे के साथ थे, फिर उनका साथ छोड़कर उन्होंने पार्टी तोड़ी और पार्टी तोड़कर भाजपा के साथ सरकार बनाई और खुद मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन शिंदे इस वक्त खुद को भाजपाइयों से भी ज्यादा कट्टर साबित करने में लगे हुए हैं। शायद इस बार मुख्यमंत्री न बन पाने की खुन्नस ने उन्हें कट्टर भाजपाई बनने के लिए मजबूर कर दिया है। उन्हें बार बार औरंगजेब को मुंह तोड़ जवाब देने की उछल कूद करना पड़ रहा है। एकनाथ शिंदे 350 साल पहले संभाजी महाराज की मौत का औरंगजेब से बदला लेना चाहते हैं। ऐसे में औरंगजेब से आखिर बदला कैसे लिया जाए? इसी पागलपन में वो कह रहे हैं कि जिस तरह से अमेरिका ने लादेन को मारने के बाद उसकी लाश को समंदर में फेंक दिया, उसी तरह औरंगजेब को हमारी धरती में सम्मान नहीं मिलना चाहिए और उसकी कब्र को हटाया जाना चाहिए। पर सवाल है कि अगर औरंगजेब ने कुछ गलत किया है तो उसका बदला लेने के लिए क्या किया जाना चाहिए? औरंगजेब से बदला सिर्फ एक ही तरीके से लिया जा सकता है जो एकनाथ शिंदे के बस की बात नहीं, क्योंकि औरंगजेब से बदला लेने के लिए अब इस दुनिया को छोड़ना होगा। औरंगजेब से बदला लेने के लिए एकनाथ शिंदे को प्राण त्यागने होंगे ताकि वो दूसरी दुनिया में पहुंचकर औरंगजेब को मुंह तोड़ जवाब दे सकें। पर औरंगजेब तो औरंगजेब ही है। जो औरंगजेब इस दुनिया में बादशाह औरंगजेब था, वहीं उस दुनिया में भी बादशाह कहा जाएगा। और दूसरी दुनिया में पहुंचने के बाद भी एकनाथ शिंदे को मुगल सेना का भी सामना करना पड़ेगा। उन्हें राजा जयसिंह से भी मुकाबला करना पड़ेगा और तमाम राजपूत से भी जंग लड़ना पड़ेगा, जो एकनाथ शिंदे, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस के बस की बात नहीं है। लेकिन अब औरंगजेब के विवाद से आरएसएस ने पल्ला झाड़ लिया है। वो ना तो अब औरंगजेब के इस विवाद में खुद को देखना चाहती हैं और ना ही इस मामले में कोई भूमिका अदा करना चाहती हैं। यानी भाजपा जो कुछ भी कर रही है यह उसकी अपनी राजनीति है। इसके लिए चाहे वो बजरंग दल का इस्तेमाल कर ले, चाहे विश्व हिंदू परिषद को अपनी उंगलियों पर नचा ले, लेकिन संघ ने आधिकारिक तौर पर खुद को इस मामले से अलग कर लिया है। ऐसे में देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे अलग अलग नजर आ रहे हैं। इसके बावजूद भी औरंगजेब की कब्र और औरंगजेब के खिलाफ लगातार भाजपा मुहिम चला रही है। पर सबसे शर्म की बात यह है कि जब बजरंग दल नागपुर में औरंगजेब का पुतला जलाने की कोशिश कर रहा था, उस वक्त उसने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बहादुर शाह जफर की तस्वीर पर चप्पल मारे और उनका अपमान किया, जो ये बताता है कि संघ और संघ की विचारधारा भारत के स्वतंत्रता सेनानियों के कितना खिलाफ है। ये 100 साल पहले भी भारत की आजादी के खिलाफ अंग्रेजों के साथ खड़े थे और आज भी अंग्रेजों के साथ नजर आ रहे हैं। अगर संघ और संघ की विचारधारा अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने वाले आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर का अपमान कर सकती है, तो सोचिए इनकी नजर में हमारे देश को आजाद करने वाले नायकों के लिए कितना सम्मान होगा। वो हमारे देश के नायकों से कितना नफरत करती हैं। इस तरह की तस्वीरों को देखकर आप
बखूबी अंदाजा लगा सकते हैं जो देश के क्रांतिकारियों को ना हो सके वो हमारे देश के प्रति कितना वफादार होंगे। ये सवाल अब संघ और संघ की विचारधारा से पूछा जाना चाहिए। वहीं राजस्थान में जयपुर के हवा महल क्षेत्र से बीजेपी विधायक बाल मुकुंद आचार्य एक बार फिर अपने बयान को लेकर चर्चा में हैं। इस बार औरंगजेब की कब्र के मामले में बोलते हुए उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में किसी लुटेरे जिहादी की कब्र नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कांग्रेस और सहयोगी दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि ये पार्टियां भारत के मुसलमानों को भड़काने का काम कर रही हैं। औरंगजेब बाहर से आया था जबकि यहाँ के मुसलमान भारत के हैं, इसलिए उन्हें औरंगजेब के लिए नहीं लड़ना चाहिए। बीजेपी विधायक बाल मुकुंद आचार्य लगातार अपने बयानों के कारण सुर्खियों में बने रहने के लिए कोई ना कोई सांप्रदायिक बयान देते ही रहते हैं। हाल ही में धार्मिक स्थलों पर लाउड स्पीकर के इस्तेमाल को लेकर कानून बनाने की मांग की, जिससे सियासी हलचल तेज हो गई थी। अब औरंगजेब की कब्र को लेकर बयान देते हुए नजर आ रहे हैं। अभी हाल ही में इन्होंने कहा था कि अजान की आवाज सुनकर इनके सर में दर्द होने लगता है, लेकिन अब कह रहे हैं कि औरंगजेब एक जिहादी लुटेरा था, उसकी कब्र हिंदुस्तान में नहीं होनी चाहिए। खैर, कब्र भारत में होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए ये एक अलग मौजू हो सकता है। ऐसा नेता भारत की धरती पर नहीं होने चाहिए जो दिन रात नफरत की रोटी सेक रहे हैं। अगर औरंगजेब की कब्र के बारे में बात करें तो इनकी कब्र बिल्कुल कच्ची है। ना तो इस कब्र पर कोई इमारतें हैं, ना ही इसे दरगाह की शक्ल दी गई है। न्यू हिस्ट्री ऑफ इंडिया में इतिहासकार स्टैनली वोलपर्ट लिखते हैं कि साल 1707 की जनवरी आते आते औरंगजेब को इल्म हो चुका था कि वो वापस दिल्ली नहीं लौट पाएंगे। अंतिम दिनों में भी वो पूरी तरह धार्मिक बने रहे। बीमार रहते हुए भी उन्होंने 5 वक्त नमाज पढ़ना नहीं छोड़ा। आखिरी वक्त तक वो टोपियां सिला करते थे। 3 मार्च 1707 को औरंगजेब ने आखिरी सांस ली। उनके शरीर को दिल्ली नहीं ले जाया गया। मौत के बाद उनके बेटे आजम शाह और बेटी जीनत उन निसा अपने पिता के शरीर को महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित खुलदाबाद ले गए, क्योंकि औरंगजेब चाहते थे जहां उनकी मौत हो वहीं पास में उन्हें दफनाया जाए। खुलदाबाद में औरंगजेब को शेख जैनुद्दीन साहब की दरगाह के पास एक कब्र में दफनाया गया। शेख जैनुद्दीन को औरंगजेब अपना गुरु मानते थे। औरंगजेब की कब्र को लाल पत्थर से ढका गया। उनकी बहन जहारा की कब्र के ऊपर मिट्टी डाली गई ताकि उस पर फूल खिल सके। यहीं औरंगजेब की कब्र के साथ भी किया गया। औरंगजेब के इंतकाल के बाद कोई शाही जनाजा नहीं निकाला गया। बहुत सादगी से इस्लामिक तरीके से उन्हें दफनाया गया, क्योंकि यही उनकी आखिरी ख्वाहिश थी। औरंगजेब ने अपने आखिरी खत में अपने बेटे आजम को लिखा था कि टोपियां सिलकर मैंने 4 रुपए दुआना कमाए हैं, उससे ही मौत के बाद का पूरा काम किया जाए। कुरान लिखकर उसकी प्रतियां बेचने में से 305 रुपए मिले हैं। इन रुपयों को गरीबों में बांट दे। मेरी मौत पर कोई दिखावा नहीं होगा, कोई संगीत नहीं बजेगा, कोई समारोह नहीं होगा। मेरी कब्र पर कोई पक्की इमारत ना खड़ी की जाए, बस एक चबूतरा बनाया जा सकता है। मैं इस काबिल नहीं कि मैं मौत के बाद भी छाव मिले मुझे। दफन करते समय मेरे चेहरे को ना ढका जाए ताकि मैं खुले चेहरे से अल्लाह का सामना कर सकूं। आपको बता दें कि शरीयत में हर मैयत के चेहरे को खुला रखा जाता है। औरंगजेब ने ताउम्र शरीयत पर चलते हुए मरने के बाद भी शरीयत के तहत ही आखिरी विदाई चाहते थे। औरंगजेब ने 88 साल की जिंदगी जी, जिसमें से 49 साल के लगभग उन्होंने बादशाह की तरह गुजारे। पर उन्हें क्या मालूम था कि आज गिद्ध उनकी कब्र को तोड़ने के लिए बेताब नजर आएंगे। पर क्या औरंगजेब की मौत के बाद उससे बदला लिया जा सकता है? ये सवाल हमेशा पूछा जाएगा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। इस पूरी खबर को शम्स तबरेज ने लिखा है, जिन्हें आप ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। ट्विटर हैंडल है @शम्स तबरेज कासी। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेबाक निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन आप जरूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।